नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है। आईपीएस अधिकारियों के हुए तबादले। योगेंद्र सिंह रावत बनाए गए आईजी कुंभ मेला। श्वेता सिंह चौबे को बनाया गया है टिहरी का नया एसएसपी और आयुष अग्रवाल को अब एसएसपी कुंभ मेले की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। तो विशाखा अशोक बदाने को सेनानायक IRB द्वितीय बनाया गया है। तो आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़े बदलाव जो हैं वो इस दौरान किए गए हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही हैं, जहां पर आयुष अग्रवाल को एसएसपी कुंभ मेला बनाया गया है। तो वहीं विशाखा अशोक बदाने को सेनानायक IRB द्वितीय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईपीएस अधिकारियों के बम्पर तबादले जो हैं वो इस दौरान हुए हैं। और योगेंद्र सिंह रावत बनाए गए हैं आईजी कुंभ मेला। श्वेता चौबे को टिहरी का नया एसएसपी बनाया गया है। तो वहीं जो टिहरी के एसएसपी थे आयुष अग्रवाल, उनको एसएसपी कुंभ मेले की जिम्मेदारी दी गई है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, आईपीएस अधिकारियों के क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव किए गए हैं, क्या कुछ इसके पीछे की वजह भी मानी जा रही है और कितना फायदेमंद ये माना भी जा रहा है कि तबादले होने से फायदा मिलेगा? देखिए विशाल, आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से योगेंद्र सिंह रावत को आईजी कुंभ मेला बनाया गया है, श्वेता चौबे को टिहरी के एसएसपी नियुक्त किया गया है, वहीं आयुष अग्रवाल को एसएसपी कुंभ मेला बनाया गया है, विशाखा अशोक बदाने को जो है सेना नायक में जिम्मेदारी मिली है। तो इससे जो है कहीं ना कहीं फायदा होगा और जिस तरह से कुंभ होना है और कुंभ की जिम्मेदारियां अधिकारियों को सौंपी जा रही है और खासतौर पर जो अनुभवी अधिकारी हैं उनको इस तरह से जिम्मेदारी सौंपना बिल्कुल आने वाले वक्त के लिए काफी किफायती फायदे होगा। और निश्चित तौर पर क्योंकि कुंभ होना है, बड़ी संख्या में लोगों का अनुमान जताया जा रहा है आने के लिए, क्योंकि जिस वक्त कुंभ की बात की 2020 की अगर उस वक्त की बात करें तो उस वक्त जो है कहीं ना कहीं वहाँ कोरोना काल के चलते इसमें आयोजन नहीं हो पाया था बड़ा। इस बार उम्मीद बड़ी भीड़ की जताई जा रही है। उसके क्राउड मैनेजमेंट को लेकर, तमाम तैयारी को लेकर, रणनीति को लेकर ये जो जिम्मेदारी सौंपी गई है मेले के लिए, निश्चित तौर पर ये किफायती फायदा होगा। लेकिन योगेश, क्योंकि ऐसा देखा भी जा रहा था कि अब कुंभ की तैयारियां भी तेज हो चली हैं, अब कुंभ को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं? हालांकि अधिकारियों की ड्यूटी तो तैनात कर दी गई है। नहीं, देखिए अगर कुंभ की हम बात करें तो उसको लेकर के पूरी रणनीति तैयार की जा रही है, बैठक की जा रही है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन जो है स्वयं जाके निरीक्षण कर रहे हैं और मुख्य सचिव आनंद वर्धन भी जो है एक वक्त वहाँ के जिलाधिकारी रह चुके हैं, वो कुंभ उन्होंने कराया है, वहाँ की चीजों को बारीकी से जानते हैं, कौन अधिकारी वहाँ के लिए महत्वपूर्ण है, वो भी जो है इसके लिए जो है सरकार को सुझाव दे रहे हैं। तो जो तैयारियां हैं, निरीक्षण किया जा रहा है, किसको किस तरह की जिम्मेदारी देनी है, उसकी पूरी प्लानिंग जो है की जा रही है। संतों के साथ बैठक करके वहां से क्या सुझाव आ रहे हैं, उन पर किस तरह काम करना है, हर एक रणनीति पर जो है फोकस किया जा रहा है। उसी का क्रम है कि नए अधिकारियों को भी वहां पर भेजा गया है, तो जो जिम्मेदारी सौंपी गई है और अनुभव उनके पास है, उसके अनुभव का काम के साथ जो है काम करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। खबर नैनीताल से है, जहां इन दिनों रसोई गैस सिलेंडरों की कमी से उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम नवाजिश खलीक ने तुरंत कार्रवाई की है। एसडीएम ने सभी गैस एजेंसियों के प्रबंधकों के साथ बैठक ली है। बैठक में एजेंसी संचालकों ने बताया कि सिलेंडरों की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, जिससे रोस्टर के अनुसार वितरण करना भी मुश्किल हो रहा है। इस पर एसडीएम नवाजिश खलीक ने कड़ा रुख अपनाया है और साफ निर्देश दिए हैं कि उपलब्ध संसाधनों का पारदर्शी और सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित किया जाए। विगत कुछ समय से जो गैस में लोगों का कहना था कि उनको समय से गैस नहीं मिल पा रही है, तो उसको जानने के लिए आज मेरे द्वारा सभी जो भी गैस प्रबंधक हैं और हमारे जो एआरओ हैं उनके साथ बैठक ली गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि गैस के लिए किसी भी व्यक्ति को परेशान ना होना पड़े। जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं और डोर टू डोर डिलीवरी है, उसका आप स्ट्रिक्ट उसको फॉलो करें और इंश्योर करें कि जो आपकी जितनी बुकिंग्स हैं उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप वहाँ पर लेकर जा रहे हैं, ताकि शॉर्टेज आपको मौके पर ग्राउंड पर ना रहे।
तो इस संदर्भ में हमने इनको सख्ती से कह भी दिया है और इंश्योर भी कराया गया है इनके द्वारा हमें कि इसमें गैस के वितरण में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। पौड़ी में रामलीला मैदान के पास दो पक्षों के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि एक युवक ने दूसरे युवक पर कैंची से हमला कर दिया। घटना में घायल हुए स्थानीय युवक ने बताया कि वो अपने घर से वाहन लेकर रामलीला मैदान की ओर जा रहा था, तभी उसकी कार का शीशा अनजाने में सड़क किनारे खड़े एक युवक से टकरा गया। इस बात को लेकर दोनों के बीच पहले बहस शुरू हो गई, जो देखते ही देखते विवाद में भी तब्दील हो गई। जो घटना हुई है, इस प्रकार की घटनाएं रोज बढ़ती हुई जा रही हैं। हम एक ही कार्रवाई की मांग करते हैं, उन तीनों को जेल डाला जाए। जब जेल से जब भी बाहर निकलेगी, उनको यहाँ से जिला बदर किया जाए, प्रदेश बदर किया जाए उनका, क्योंकि ऐसे लोगों का हमारे समाज में रहना खतरे से खाली नहीं है। इस प्रकार ही जो हमारे सामाजिक टकराव होते हैं, ऐसे लोगों के कारण होते हैं। और पुलिस से मेरा निवेदन है, पौड़ी पुलिस से, कि ऐसे लोगों की जांच की जाए। जितने लोग बाहर से आए हुए हैं, चाहे नाई की दुकान पे हो, टेलर की दुकान पे हो, कबाड़ की दुकान पे हो, चिकन की दुकान पे हो, जो भी हो, और इनका सत्यापन जो है वो तेज किया जाए। नवीन नेगी जो है अपने घर से आ रहे थे कार से, तो इनका किसी व्यक्ति के मुस्लिम व्यक्ति के शीशा टकरा गया गाड़ी का, जिसको लेकर इन दोनों में दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें लेकर इसके साथ मारपीट हारपीट हुई है, जिसके संबंध में इसको थाने में रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया विधिवित धाराओं में। और जो जिन के नाम इसमें लिखे गए उनको चारों को अरेस्ट कर लिया गया और जो है संबंधित कार्रवाई की जा रही है। मैं ऊपर के ला रहा था, एक लड़के में शीशा लग गया, साइड मिरर होता है वो लग गया था, तो मैंने गाड़ी रोक दी। तो वो आया शीशे में ऐसे ऐसे करा उसने, अब बोल रहा कि चिल्लाने लग गया। मैंने कहा चिल्ला क्यों रहा भाई, आराम से बात कर ले, इतना कोई लगी नहीं है। पूरा मेरी कमर टूट गई। 5-10 की स्पीड में गाड़ी थी, कोई इतनी तेज मैं चला नहीं रहा था। वहाँ पे बैंड है, तो वहाँ बगल में वो है वर्मा जी, उनसे पूछने वो देख रहे थे। तो वहाँ पे मैंने गाड़ी रोकी, तो आया मेरे पे चिल्लाने लग गया। मैंने कहा चिल्लाओ भाई, आराम से बात कर ले। फिर दोबारा आगे चिल्लाने लग गया। तो मैं गाड़ी से भाग उठा, तो इन्होंने डंडे डूंडे तैयार करके उस तरह कैंची कुछ सब रख के तैयार हो रखे हैं। और मैं जब इनसे बात कर रहा हूँ तो ये सीधा हाथ, ये इनकी औरतें भी चिल्ला रही हैं। ये वहाँ पे 2 लोग के बाद 20 लोग कब हो जाते पता नहीं चलता, पता नहीं कहाँ से लोग आए वहाँ पे। और सब तमाशा देख रहे हैं वहाँ पे, कोई छुड़ाने नहीं आया, कोई कुछ नहीं। शर्मा जी थे वहाँ पे, शर्मा जी बता रहे हैं कि तेरे सर में कैंची मार दी है। और शर्मा जी मेरे को बोल रहे हैं कि तू जा ले, मेरी बात हो गई। व्यापार संघ अध्यक्ष मेरे को ऐसा बोल रहा है कि मेरी बात हो गई इनसे, तू जा ले। अरे मैंने कहा मेरा सर फट गया, अगर मेरे जगह कोई और तो मर जाता, कुछ बात हुआ थी, तो इसका जवाब कौन देता। और संवाददाता जय मुंगई हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जो है क्या कुछ जानकारी मिल रही है, आखिर क्या कुछ ये पूरा मामला था और पुलिस ने क्या कार्रवाई अभी तक की इस मामले में? जी देखिए, आपसी रंजस का मामला सामने निकल के आया है और जैसे कि इस विवाद का जो मुख्य जो वजह बताई जा रही है, इसमें जो है कार को टक्कर मारने को लेकर देखा जा रहा है, सामने आया है। पर इसके चलते ही पुरानी रंजिश सामने निकल के आ रही है। बहुत बड़ी बात है कि भारी लोगों का इस तरह से पहाड़ी लोगों पे, सारे लोगों पे हमला किया जाना, लाठी डंडों से जो है उस पर वार किया जाना, उसको कैंची द्वारा घायल किया जाना, ये बहुत दुखद बात है। खैर अभी तक पुलिस पूरी जानकारी एकत्रित कर रही है। बहुत ही जल्द जो है इस मामले की गुत्थी को सुलझा लिया जाएगा। और पुलिस स्थानीय पुलिस का ये कहना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आप बिल्कुल इस तरह की आगे से कोई घटना भी सामने नहीं निकल के आ पाएगी, इसलिए हम जो है सख्त रवैया अपनाएंगे। जी लेकिन ऐसे में स्थानीय लोगों की क्या कुछ मांग भी हैं, जिस तरह से कार्रवाई भी हुई है, और क्या संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्या लोग? जी अभी 2 लोग फरार बताए जा रहे हैं इसमें, कि 2 लोग और थे इसमें शामिल थे। कम से कम 7-8 की गुटबाजी थी इसमें। 7-8 का जो है इसमें जो है लोगों को जो है दोषी पाया गया है। अभी 2-3 लोग फरार है, जिसकी पुलिस जो है छानबीन करी, दबिश दे रही है इधर से उधर। पर टोटल मिला के बात यह है कि ये लोग बाहरी लोग हैं, ये यहाँ के स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र के लोग नहीं है, जो बाहर से आकर जो यहाँ पे व्यापार करते हैं, फेरी लगाते हैं। कुछ ऐसे लोगों का जो है मामला सामने निकल के आ रहा है। फिर भी पुलिस ने जो है जगह जगह जो है सत्यापन पत्र जांच करना, हर जगह जो है छापेमारी करना, लोगों की दबिश करना, मतलब इस तरह की कार्रवाई चल रही है। तब से जो है पुलिस जो है बहुत सतर्क हो गई है। बिल्कुल जी। आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में हाथियों का आवागमन लगातार बढ़ रहा है। रिहायशी इलाकों और खेतों में हाथी घुस रहे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग की तारबाड़ व्यवस्था नाकाम साबित हो रही है, जहां एक और कई जगहों पर फेंसिंग टूट चुकी है और किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा पर भी इस दौरान सवाल खड़े किए हैं। साथ ही वन विभाग से ठोस कार्रवाई और स्थायी समाधान की भी मांग की है। तो वन विभाग की ठोस कार्रवाई
की मांग की जा रही है वन विभाग से, और ऐसे में हाथियों का आतंक जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से फेंसिंग का जो कार्य हुआ था उसको तोड़ दिया गया है हाथियों के द्वारा, और रिहायशी इलाकों में खेतों में जो है हाथी घुसे हुए हैं। और संवाददाता प्रवेश राय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवेश, जिस तरह से हाथियों का आतंक अब एक बार फिर से नजर आने लगा है, क्या कुछ व्यवस्थाएं जो हैं वो वन विभाग की टीमें करती हुई नजर आ रही हैं? लगता है प्रवेश से संपर्क टूट गया है। पौड़ी के चौबट्टाखाल विधानसभा के पोखड़ा ब्लॉक में 4 साल की मासूम बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पोखड़ा ब्लॉक में पिछले 1 साल के अंदर 4 से 5 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां मासूमों और ग्रामीणों को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया है। इसके बावजूद न तो वन विभाग की ओर से कोई ठोस रणनीति बनाई गई है और न ही प्रशासन ने प्रभावी निगरानी और सुरक्षा उपायों को लागू करने की गंभीरता दिखाई है। पौड़ी मुख्यालय का जिला पुस्तकालय अब एक आधुनिक सुव्यवस्थित और आकर्षण अध्ययन केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है, और पुस्तकालय को पारंपरिक पहाड़ी शैली में तैयार भी किया गया है, जो स्थानीय वास्तुकला और आधुनिक सुविधाओं का सुंदर समन्वय प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और आधुनिक बनाने के उद्देश्य को साकार करते हुए जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के प्रयासों से पुस्तकालय का व्यापक कायाकल्प भी किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी का भी अभी माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा उसका इनॉग्रेशन भी किया गया, जो था उसको पूरा रिनोवेट किया गया और नए सिरे से वहाँ पे जो पुस्तकें हैं वो भी कराई गई, वहाँ का उसका पूरा रेनोवेशन, फर्नीचर, बुक स्टोरेज आदि की वहाँ पे व्यवस्थाएं कराई गई। शौचालय आदि नहीं थे तो शौचालय, वाटर वगैरह की सभी फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की गई है। तो उसका और साथ में वहाँ पहाड़ी शैली में उसको डेवलप किया गया है, और वहाँ घंटाघर भी एक बहुत ही एक यूनिक चीज़ वहाँ पे लगाई भी गई है। तो इस सबका पर्पज़ यही है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट्स डेवलप हो, उनको पढ़ने का एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी मिले और फैसिलिटीज भी वहाँ पे उपलब्ध रहे। नरभक्षी गुलदार के बढ़ते आतंक को देखते हुए पौड़ी गढ़वाल रेंज के विकासखंड पोखड़ा और बिरोखाल क्षेत्र में छात्र छात्राओं की सुरक्षा के लिए विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी मनोज कुमार जोशी ने बताया है कि जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देश पर 4 और 6 अप्रैल को विद्यालयों में अवकाश रहेगा। यह निर्णय हाल ही में भटकोट गांव में गुलदार की सक्रियता और एक दुखद घटना के बाद लिया गया है। पौड़ी में ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और वन आधारित आजीविका को मजबूत करने की दिशा में गढ़वाल वन प्रभाग ने एक अहम पहल की है। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया के निर्देशन में वन विभाग ने कंडोलिया वन पंचायत के तहत पंचायती वन क्षेत्र में बोर होल पद्धति से लीसा विदोहन के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया है, जिससे क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होने जा रहे हैं। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में पौड़ी, खिरसू और कोट विकासखंड की कई महिला समूह की करीब 60-70 महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया गया है। आज गढ़वाल वन प्रभाग के अंतर्गत विभिन्न महिला समूहों के सदस्यों को लीसा विदोहन के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके क्रम में कंडोलिया वन पंचायत में बोरहोल पद्धति से किस तरीके से लीसा निकाला जा सकता है, जैसे ड्रिल मशीन से कैसे बोरहोल करना है, उसमें कैसे पाइप लगानी है, कैसे उसका केमिकल ट्रीटमेंट या एसिड ट्रीटमेंट करना है, उनकी जानकारी दी गई। इसमें खिरसू ब्लॉक, कोट ब्लॉक तथा पौड़ी ब्लॉक के लगभग 60 से 70 महिलाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया तथा कुछ क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी उसमें मौजूद रहे तथा महिलाओं ने इस कार्य में बहुत रुचि दिखाई है और उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि उनके क्षेत्रों में भी जहाँ जहाँ चीड़ के पेड़ हैं, चाहे वन पंचायत हो या सिविल हो तथा या नाप हो, उनमें भी जो है लीसा विदोहन के माध्यम से रोजगार की संभावनाओं को तलाशा जाए तथा उसके क्रम में कार्य किया जाए। इस क्रम में जिला प्रशासन से भी बहुत अच्छा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है और हमें विश्वास है कि लीसा विदोहन के कार्य में महिलाओं की इस वर्ष गढ़वाल वन प्रभाग में अधिक से अधिक सहभागिता रहेगी तथा वन विभाग के माध्यम से रोजगार सृजन भी होगा और वन विभाग की छवि में भी एक सकारात्मक पहलू जुड़ेगा।
उत्तराखंड कांग्रेस में चुनाव से पहले सियासी संग्राम छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली में हुई ज्वाइनिंग से शुरू हुआ विवाद अब खुली बयानबाजी और गुटबाजी में बदल चुका है। एक तरफ हरीश रावत की अनदेखी को लेकर उनके समर्थक आक्रामक हैं, तो दूसरी तरफ हरक सिंह रावत के बयान इस विवाद को और हवा दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस 2027 से पहले अपने ही घर में उलझती नजर आ रही है? इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में हाल ही में हुई कांग्रेस ज्वाइनिंग ने उत्तराखंड की सियासत में नया भूचाल ला दिया। इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अनुपस्थिति को लेकर पार्टी के भीतर सवाल उठने लगे हैं। उनके समर्थकों ने इसे सिर्फ एक सामान्य गैर मौजूदगी नहीं बल्कि एक सोची समझी अनदेखी बताया और यहीं से कांग्रेस के भीतर दबे मतभेद सतह पर आने लगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच हरक सिंह रावत का पहला बयान सामने आया, जिसमें सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। अपने बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं बल्कि विचारधारा से चलने वाला एक बड़ा संगठन है। उन्होंने इंदिरा गांधी के दौर का उदाहरण देते हुए कहा कि जब देश एक बड़े शोक में डूबा था तब भी व्यवस्था रुकी नहीं बल्कि आगे बढ़ी। उनका संदेश साफ था कि किसी भी व्यक्ति के अपरिहार्य मानना गलतफहमी है और कांग्रेस जैसे बड़े दल में हर परिस्थिति में नेतृत्व उभरता है। कि लोग कहते थे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लोग सोचते इंदिरा गांधी नहीं रहेंगी तो देश कैसे चलेगा, लेकिन चलाया ना। भले ही प्रतिकूल परिस्थितियां थी, पूरा देश शोक में डूबा था। इंदिरा गांधी जी की हत्या, जो शहीद हुई इंदिरा गांधी। मैंने एक जनरल बात कह रहा हूं, माना कल हरक सिंह नहीं होगा तो क्या कुछ चलेगा नहीं? क्या हरक सिंह नहीं होगा, आज मेरे पिताजी नहीं है माना, तो क्या हमारा परिवार नहीं चल रहा क्या? और कभी हमको लगता था यार पिताजी नहीं रहेंगे तो कैसे चलेगा मेरा परिवार? कल मैं नहीं रहूंगा तो क्या मेरा परिवार नहीं चलेगा? क्या हो सकता है थोड़ा संघर्ष करना पड़े, हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव आए, ये इसलिए गलत फहमी नहीं। कांग्रेस बहुत बड़ा परिवार है भाई। कांग्रेस कोई हरक सिंह की नहीं है, कांग्रेस कोई किसी एक व्यक्ति की नहीं है। कांग्रेस की एक विचारधारा है और इस आजादी के आंदोलन से उपजी हुई कांग्रेस है। सुभाष चंद्र बोस भी इसके अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के। इसके बाद हरक सिंह रावत का दूसरा बयान भी सामने आया, जिसमें उनका रुख थोड़ा संतुलित नजर आया। उन्होंने हरीश रावत के लंबे राजनीतिक अनुभव और उपलब्धियों को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्होंने पंचायत से लेकर केंद्र तक लगभग हर महत्वपूर्ण पद पर काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि इतने बड़े राजनीतिक सफर तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं होती और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि इस बयान में ये भी संकेत छिपा था कि अब नए नेतृत्व को भी अवसर मिलना चाहिए। हिंदुस्तान की लोकतंत्र में, हिंदुस्तान की राजनीति में सबसे बड़ा पद है, देखो राष्ट्रपति, और वो पद तो थोड़ा सा वैसे पद हो गया। जो डेमोक्रेटिक पद है वो है नंबर 1 प्रधानमंत्री, नंबर 2 सेंट्रल मिनिस्टर, नंबर 3 चीफ मिनिस्टर। ठीक है, अब वो सीएम भी रह गए उत्तराखंड के, वो सेंटर में कैबिनेट मंत्री भी रह गए, एमपी भी रह गए, जब विधायक रहे उस समय विधायक भी रह गए, ब्लॉक प्रमुख भी रह गए। तो पंचायत की राजनीति, प्रदेश की राजनीति का सर्वोच्च पद, केंद्र में प्रधानमंत्री को छोड़कर सब कुछ रह गए। तो मैं सोचता हूं कि ये तो देखिए उनकी उपलब्धि है, उनके वहां तक पहुंच रहे। हम लोग तो सपना भी, हम तो सपना ही देख रहे हैं वहां तक पहुंचे। कभी हरीश भाई के पैरों की धूल के बराबर पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे हम लोग। वहीं पूरे विवाद के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखी। उन्होंने अपने लंबे लगभग 60 वर्षों के राजनीतिक जीवन का जिक्र करते हुए अर्जित अवकाश की बात कही और स्पष्ट किया कि उनका व्यक्तिगत निर्णय हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा पार्टी नेतृत्व के फैसले को सर्वोपरि माना है और आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अगर भविष्य निर्माण के लिए उनकी जरूरत पड़ी तो वे हर त्याग के लिए तैयार हैं। हरीश रावत के इस संयमित रुख के बावजूद उनके समर्थकों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने हरक सिंह रावत के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए उसे निंदनीय बताया। उन्होंने 2016 के घटनाक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि हरक सिंह रावत वही नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने में भूमिका निभाई थी। उन्होंने हाईकमान को चेताते हुए कहा कि जो एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने हरीश रावत के सम्मान के लिए सामूहिक इस्तीफे तक की बात कह दी। इसी बीच पूर्व सांसद प्रदीप टामटा भी हरीश रावत के समर्थन में खुलकर आए। उन्होंने हरक सिंह रावत के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी के भीतर अपनी बात रखना किसी भी तरह से अहंकार नहीं बल्कि ये लोकतंत्र की मूल भावना है।
उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस एक विचारधारा आधारित पार्टी है जहां संवाद और मतभेद स्वाभाविक है और इन्हें सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। राहुल जी का जो तंज था वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा। एक पीड़ा, एक वरिष्ठ लीडर ने अपनी पीड़ा की थी और वो लीडर जिन्होंने जब 2016 में कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए चुनी सरकार को असंवैधानिक तरीके से धन बल जनबल षड्यंत्र के द्वारा गिराने का षड्यंत्र मोदी की सरकार ने किया था, गिरा भी दिया था। उसमें इस देश के संविधान की रक्षा का दायित्व तत्कालीन स्पीकर गोविंद सिंह कुजवाल जी ने ही किया था। जिस तरह हमारी सरकार को गिराया गया, आप समझ सकते हैं कि उनको भी प्रभावित करने की कोशिश की। उधर भाजपा ने कांग्रेस के अंदरूनी खींचतान को बड़ा मुद्दा बनाते हुए तीखा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता मथुरा जोशी ने कहा कि कांग्रेस के भीतर नेतृत्व को लेकर गंभीर संकट है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं है और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस अब कई गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है और ये स्थिति चुनाव में उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है। आपको 2 गुट दिख रहे हैं, मुझे तो यहाँ 5 गुट दिख रहे हैं। हाँ, अंततोगत्वा हरीश रावत जी को ठिकाने लगाने के लिए निश्चित रूप से कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ जाती है। हरीश रावत जी का गुट एक तरफ है, बाकी 3-4 जो जिनको कभी हरीश रावत जी ने विभूषित करने का काम किया था कि कोई चतुर्भुज नेतृत्व, पंचमुखी रुद्राक्ष, पता नहीं क्या क्या कहा था, यही पंचमुखी रुद्राक्ष और यही चतुर्भुज नेतृत्व अब हरीश रावत जी को ठिकाने में लगा हुआ है। सब यही काम तो कर रहे हैं। इनको आम जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ तो यह है कि कौन किसको किस तरीके से पटकनी देगा, और ये कंपटीशन कांग्रेस में जरूर चल रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस इस अंदरूनी कलह को समय रहते खत्म कर पाएगी या फिर ये बयानबाजी 2027 की राह को और मुश्किल बना देगी। क्या पार्टी पहले खुद को संभालेगी या फिर विपक्ष को चुनौती दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।